कंट्रोवर्सी के हवाले से। लेकिन आज हम बैरूत का नौहा भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन किस पर क्या इल्ज़ाम आयद कर रहा है, अमोनियम नाइट्रेट क्या है, बैरूत कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, इस हवाले से सवालात क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपने कुछ तहकीक की, कुछ तफ्तीश की, कुछ रिसर्च की, इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा, फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स को देखा जो इस हवाले से सरगर्म रहती हैं, शिपिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन ऊपर मौजूद होती है। तो उस हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको उन तमाम तफसीलात तक पहुँचने के लिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना होगा। नाज़रीन, पहले बैरूत का नौहा पढ़ लेते हैं। आपको याद है, आपने बहुत सारे दोस्तों ने कुतुबुल्लाह शाहब का शाहनामा पढ़ा होगा, उन्होंने भी बैरूत का तज़किरा किया है। बैरूत को जदीद दुनिया में जदीद बैंकिंग का बानी शहर कहा जाता है। बैंक्स ने कई स्कीम्स मुतारिफ़ कराई, कर्जा स्कीमें मुतारिफ़ कराई, फिर बैंकिंग को बहुत आसान बनाया। ये वो उन तमाम बैंकों ने जिनके हेड ऑफिस या बैरूत में थे, या उनके ग्लोबल बैंक्स के रीजनल ऑफिस थे, कंट्री ऑफिस थे, बहुत उन्होंने सरमायाकारी वहाँ की। बैरूत एक जदीद शहर समझा जाता था, 60s में भी जदीद शहर समझा जाता था, 70s में भी जदीद शहर समझा जाता था। जुआ खाने बहुत मशहूर हैं, जुआ खानों की कहानियाँ कुतुबुल्लाह शाहब ने लिखी है। शाह फहद से लेकर और कौन कौन लोग वहाँ जुआ खेलने आया करते थे, ये कहानी फिर सही। किस तरह वो जुआ खेलते थे, ये कहानी भी फिर सही। लेकिन ये तमाम के तमाम इसी दुनिया के हक़ाइक़ हैं। नाज़रीन, ये भी एक अलमिया है कि बैरूत जैसा खूबसूरत शहर कई बार उजड़ा, कई बार दोबारा बसा। बैरूत के लोग उसके उजड़ने में कभी शरीक हुए, कभी वो इस्तिबदाद का शिकार हुए, कभी वो जुल्म का शिकार हुए, और ये जुल्म और इस्तिबदाद किसी और ने नहीं, इसराइल ने बर्पा किया। बैरूत फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बना। जब फ़लस्तीनी बेघर हुए तो एक दुनिया में फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी तादाद उस वक्त या उर्दन में जाकर बसी या बैरूत में आकर बसी। फिर बैरूत अकामत गाह रहा, यानी कि क़याम गाह रहा है। वो शहर जो क़याम गाह रहा यासिर अरफ़ात की। यासिर अरफ़ात को जुल्फ़िकार अली भुट्टो PLO में लेकर आए थे, और फिर उनको सरबराह बनवाने में भी उनका काफ़ी किरदार था। कुछ गवाही कुतुबुल्लाह शाहब ने भी दी है इस हवाले से। बैरूत दुनिया में मज़ाहमती तहरीकों का भी मरकज़ रहा, मज़ाहमती शायरी का मरकज़ रहा। मज़ाहमती अदब से जुड़े लोग बैरूत में बड़ी तादाद में मुकीम रहे। उनमें एक बुलंद तरीन नाम, एक अहम तरीन नाम पाकिस्तान का भी है। ये नाम है फैज़ अहमद फैज़ का। वो बैरूत यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, और वहाँ से उन्होंने बहुत सारी मज़ाहमती नज़्मों का तर्जुमा भी किया। ख़ुद भी मज़ाहमती शायरी वो किया करते थे। वो उनकी बहुत उम्दा शायरी जो उन्होंने की वो बैरूत से की। उसके अलावा बैरूत को ये एजाज़ भी हासिल है कि जब भी तबाही हुई, बैरूत रीबिल्ड हुआ, लेकिन एक तबाही के बाद बैरूत की रीबिल्डिंग याददाश्त के सहारे भी, वो भी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बैरूत दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है, लेकिन बदकिस्मत तरीन शहर भी है। पहली मरतबा बैरूत पर हमला किया इसराइल ने 1975 में। ये हमला बड़ा साइजेबल और बड़ा शदीद हमला था। इस हमले की क़यादत उस वक्त के कर्नल, इसराइली फ़ौज के कर्नल एरियल शेरोन कर रहे थे, जो बाद इसराइल के वज़ीर आज़म भी बने। एरियल शेरोन ज़ालिम आदमी समझे जाते थे, ख़ुद इसराइल में भी ज़ालिम आदमी समझे जाते थे। इसराइली मीडिया उस ज़माने का हमने थोड़ा सा मॉनिटर किया, वो भी उन्हें कोई ऐसे मुतदिल हुक्मरान के तौर पर पेश नहीं करता, वो भी उन्हें सख्त मिजाज हुक्मरान के तौर पर पेश करता रहा। एरियल शेरोन टैंक लेकर जो इस बैरूत के जवाब में कैंप्स थे फ़लस्तीनी माजिरीन के, साबरा और शकीला, उन पर उन्होंने चढ़ाई की। 5000 लोगों को शहीद किया, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। उनमें उन शोधा में से दो भाइयों की वादा को हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैंने उनसे मुलाकात की थी मैं जब बैरूत गया। मुझे ये बैरूत को तफसील से देखने का एजाज़ हासिल है, और मुझे ज़्यादा कलक या ज़्यादा जो अफसोस है बैरूत की तबाही का, वो इसी वजह से है कि मैंने बैरूत को अपने पूरे जौबन पर भी देखा है। यानी कि 1985 के बाद रीबिल्डेड जो शहर था उसको। दूसरा जो हमला बड़ा हुआ बैरूत के अंदर, एक तो बैरूत की जो सियासी तकसीम है लबनान की,
और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि लबनानी अवाम का ये कहना है, और लबनानी वहाँ रवायत है कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई और फिर लेबनान को देखा तो उसके बाद अल्लाह ताला को जन्नत बनाने का ख्याल आया। ये बैरूत में एक रवायत, मुस्तहकम रवायत है। अल खलील का इलाका उनका वाकई बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ, झरने, उनके खेत, उनके बागात, उनके फल फ्रूट, ये तमाम के तमाम लाजवाब हैं बैरूत में। लेकिन चूँकि हमेशा से बैरूत एक सियासी लॉलेसनेस का कहा जा सकता है या सियासी मुनाक़िशत का शिकार रहा है। बैरूत में पहले चूँकि वहाँ की एक बड़ी तादाद में आबादी क्रिश्चियंस की है, तकरीबन 30% है। फिर बाकी जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में सुन्नी भी आबाद हैं, मुसलमानों में शिया बड़ी तादाद में आबाद हैं, दीगर फ़िरक़े हैं। और बैरूत दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम शहर है, मुस्लिम किसी भी मुस्लिम मुल्क का, जहाँ दुरूज़ मुस्लिम्स को नुमाइंदगी हासिल है पार्लियामेंट में। दुरूज़ मुस्लिम्स को नुमाइंदगी इसराइल में भी हासिल है, और इसराइल में दुरूज़ मुस्लिम्स की बड़ी तादाद आबाद है, लेकिन बैरूत में भी दुरूज़ मुस्लिम्स को नुमाइंदगी हासिल है। बैरूत में जब बहुत तवील अरसे तक सियासी इंतशार रहा तो उसके बाद एक मुफाहमत हुई। उस मुफाहमत में पहले तो जब हिज़्बुल्लाह नहीं होती थी उस वक्त PLO ने किरदार अदा किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जब एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा हुई, सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा बढ़ा और हिज़्बुल्लाह वहाँ ताकतवर हो चुकी थी असदुल्लाह की सरबराही में, तो हिज़्बुल्लाह की इंटरवेंशन से एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम यूँ समझिए सियासी निज़ाम तख्लीक किया गया। उस निज़ाम के तहत, उस फार्मूले के तहत, चूँकि एक सिंगल लार्जेस्ट आबादी है क्रिश्चियंस की, तो जो लेबनान का सदर होता है वो हमेशा क्रिश्चियन बिरादरी से होता है। आजकल माइकल ओन हैं जो क्रिश्चियन हैं, वो लेबनान के सदर हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो सुन्नी मुसलमान हैं उनमें से होते हैं। रफ़ीक हरेरी का बड़ा असर रहा जब ये तवील अरसा लॉलेसनेस रही। फ़लस्तीनियों और बैरूत के शहरियों के दरमियान भी एक मुनाक़िशत रही, लेकिन जो इसराइल के बार बार हमले और इसराइली साजिशें और बैरूनी दीगर साजिशें, उन्होंने बैरूत को ज़्यादा तबाह किया। तो उसके नतीजे में एक ज़माने में बैरूत में खासी गुर्बत बढ़ी, इंतशार बढ़ा, तो रफ़ीक हरेरी साहब को लाया गया। सऊदी अरेबिया में वो मुकीम थे और इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, और एक फर्म बड़ी चला रहे थे और खासे दौलतमंद शख्स थे। उनको दौलतमंद शख्स के तौर पर लाकर प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि जो उनके दुनिया में ताल्लुकात हैं वो बैरूत की बिल्डिंग में बड़ा किरदार अदा करेंगे, और ये हुआ भी। रफ़ीक हरेरी ने बैरूत को रीबिल्ड किया। हमें याद है 1985 में हम ये पढ़ा करते थे। और एक आपके लिए एक और दिलचस्प इत्तला ये है कि अरब दुनिया में भी में और तुर्की के बाद, तुर्की में पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत की जाती है, हमेशा तुर्की में पाकिस्तानियों को वेलकम किया जाता है, लेकिन बैरूत में भी पाकिस्तानियों को उतना ही वेलकम किया जाता है जितना तुर्की में। बैरूत के लोग आज भी, उनकी हालांकि 2-3 नस्लें गुजर चुकी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों को एहतराम देते हैं, उनके लिए दीदा दिल फरशरा रहते हैं। उसकी वजह यह है कि 1983 से 1985 के दरमियान जब इसराइल ने एक जंग मुसल्लत की और फिर बैरूत पर चढ़ाई की और टैंकों से बैरूत की इमारतों को मलियामेट कर दिया, और गलियों में टैंक फिरा करते थे, गलियों में इसराइली फ़ौजियों के साथ लड़ाई हुआ करती थी, तो पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो हुर्रियत पसंद नौजवान थे, जो जिनमें से कोई ची गुवेरा का आशिक था, कोई नेल्सन मंडेला का आशिक था, कोई जमात इस्लामी का पैरोकार था, कोई सिंधी नेशनलिस्ट था, कादिर बख्शी भी उस ज़माने में LMC होता था, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, उसमें पढ़ा करते थे। तो ये तमाम लोग बैरूत पहुँचे और फिर इन्होंने बैरूत की फतह में, इसराइलियों को शिकस्त देने में बैरूत के अंदर पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार रहा। पाकिस्तानी नौजवानों ने पाकिस्तान में लाहौर से मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद, कोई शहर ऐसा नहीं था जहाँ से नौजवान बैरूत नहीं पहुँचे, और उन्होंने दूर बदूर उस जंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि उनके पास न कोई फौजी तरबियत थी और ना ही कोई असला चलाने की तरबियत थी, लेकिन उन्होंने अपने अज़्म के दौर पर अपने बैरूत के भाइयों का साथ दिया और इसराइली फ़ौजियों को के लिए बैरूत को कब्रिस्तान भी बनाया और इसराइली फ़ौज को भागने पर मजबूर भी किया था। लेकिन जब वो जंग ख़त्म हुई तो चश्मे फलक ने देखा कि डाउनटाउन बैरूत, यानी बैरूत का जो मरकज़ था, वो तमाम का तमाम गुजर गया था। उसमें पुरानी इमारतें, पार्लियामेंट हाउस, सिनेगॉग, मस्जिद, एक कदीम मस्जिद, एक कदीम गिरजाघर, उन सब पर टैंक चढ़ा दिए थे इसराइल ने।
लेकिन उनको रीबिल्ड किया गया याददाश्त के सारे, क्योंकि तमाम इमारतों के नक्शे उनके अंदर डंप हो गए थे, उसको उसी तरह रीबिल्ड किया गया। लेकिन जब बैरूत रीबिल्ड हुआ तो बैंकिंग की वो सूरत हाल नहीं रही। जुए खाने मौजूद थे लेकिन उस तरह के नहीं थे जैसे 70s में हुआ करते थे। फिर बैरूत दोबारा अमन का गहवारा बना। हम 15 दिन बैरूत में रहे आज़ादी, और 15 के दिन हमने बैरूत में अखबारात का मुताला, चूँकि हमारी एक आदत है शुरू से और जर्नलिस्ट को ये करना भी पड़ता है, तो हम बैरूत का जो वाहिद अंग्रेज़ी अखबार था वो पढ़ा करते थे। रोज़ाना सुबह उठ के उसको वो पढ़ा करते थे। उस ज़माने में जब हम बैरूत गए तो इंटरनेट मौजूद तो था, लेकिन इंटरनेट तक एक्सेस इतना बड़ा आसान नहीं था। तो लेकिन जब भी मौका मिलता था इंटरनेट पर भी हम देखा करते थे। बैरूत में 15 दिन में हमने कोई क्राइम की वारदात नहीं देखी, कोई डकैती की खबर नहीं सुनी, कोई किसी कत्ल की खबर नहीं सुनी, क्योंकि बैरूत के लोग पुरअमन लोग हैं। बैरूत के लोग अपने बाजुओं पर मुख्तलिफ तस्वीर कंधा कराते हैं, अपनी कमर करवा देते हैं। ख़वातीन में भी ये शौक़ पाया जाता है। फिर बैरूत का बीच दुनिया का मशहूर तरीन बीच था। वहाँ लोग आकर नोज डाइव किया करते थे बुलंदी से, और वो एक अलग ही मंजर देखने में आता था। यानी कि बैरूत दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम शहर था जिसमें बहुत वुसअत थी, वुसअत क़ल्बी थी। बैरूत के लोगों में बड़ी वुसअत क़ल्बी थी। लेकिन फिर हिज़्बुल्लाह के होने के बावजूद और ये फार्मूला तय पाने के बावजूद कि क्रिश्चियन सदर होगा, मुसलमान सुन्नी मुसलमान वज़ीर आज़म होगा, शिया मुसलमान स्पीकर होगा और दुरूज़ मुस्लिम डिप्टी स्पीकर होगा असम्बली का। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। अभी कुछ अर्सा पहले वहाँ सियासी जब रफ़ीक हरेरी कत्ल कर दिए गए, उसके बाद बैरूत फिर अदब इस्तेहकाम का शिकार हुआ। ख़ासतौर पर लेबनान भी हुआ, लेकिन ख़ासतौर पर बैरूत हुआ। और उस अदब इस्तेहकाम में बैरूत सिविल वॉर की तरफ चला गया। इसराइल ने भी उस तरह दरमियान में हमले किए। जंग भी अभी हाल ही में बैरूत में एक और जंग हुई थी, उससे भी बैरूत बुरी तरह तबाह हुआ। लेकिन फिर रफ़ीक हरेरी के बेटे को लाया गया। उन्होंने साद हरेरी, जो आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ के केस में भी वो आए थे और उन्होंने ही डील करवाई थी नवाज शरीफ के सऊदी अरब जाने की। वो पैगाम देकर आए थे साद हरेरी, और फिर बाकी मामला तो उन्होंने फाइनल किए। साद हरेरी ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर कुछ संभाला, लेकिन वो जो जिसको कहते हैं ना मुँह को खून लग जाता है, तो वो जो सियासी बदे लोगों को पड़ गए थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। और फिर इस तरह बैरूत दोबारा एक सिविल वॉर की तरफ गया। हाल की बात है। इस दरमियान में जहाँ बैरूत की बंदरगाह पर भी अटैक हुए और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ बैरूत में। पाकिस्तान से बहुत सारे सहाफ़ी भी वहाँ गए, उन्होंने रिपोर्ट भी किया बैरूत पर उन हमलों को जो इसराइल की जानिब से किए गए थे। लेकिन बैरूत अपनी जगह पर फिर खड़ा रहा। ये एक और तबाही थी, ये तीसरी तबाही थी जो बैरूत में रूनुमा होगी। अब 4 अगस्त को जो धमाके हुए, उन धमाकों की शिद्दत इतनी थी कि तकरीबन 200 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कब्रस में वो धमाके सुने गए नाज़रीन। उसके अलावा जो इमारत थी, तवील क़ामत इमारत या कद आदम इमारत, वो उनमें से बहुत सारी लर्ज गई, बहुत सारी उसमें से तबाह हुई। बैरूत के 3 हॉस्पिटल्स, ये कहा जाता है कि ऐसे समझें कि जैसे सफास्ती से मिट गए, क्योंकि बहुत बुरी तरह तबाही हो गई। कोरोना के पेशेंट उन हॉस्पिटल में पहले ही मौजूद थे, लेकिन उन हॉस्पिटल्स का तमाम निज़ाम दरम हो गया, मशीनरी तबाह हो गई, टूट गई। ये इस वक्त ये सिचुएशन है बैरूत की। बैरूत में ये में रीबिल्डिंग एक बड़ा खदशा इस वक्त है, क्योंकि बैरूत के जो धमाकों की आवाज़ से जो तबाही फैली है, उससे बड़ी इमारतें भी मुतासिर हुए, छोटे घर मुतासिर हुए, हज़ार घर मुतासिर हुए, ये कहा जा सकता है। और लाखों इमारत मुतासिर हुई हैं। तो उनकी रीबिल्डिंग एक मसला है इस वक्त है। फिर अमोनियम नाइट्रेट गैस के जो धमाके हुए, वो धमाके, उन धमाकों के बाद गैस फिजा में मौजूद है। अब वो किस तरह से इंसानी फेफड़ों को और इंसानी जिस्मों को मुतासिर करती है, यह भी देखने वाली बात है। नफ्सी का आलम है। लेकिन बैरूत के अवाम चूँकि तंग आए हुए हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही बड़ा मुजाहरा हुआ है अवान सदर पर। लोगों का ये कहना था कि उन्हें स्कूल चाहिए, उन्हें अमन चाहिए, लेकिन सियासतदान, वहाँ करप्शन भी आम है। वहाँ जैसे पाकिस्तान में हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते हैं, जो करप्शन बैरूत में है पाकिस्तान में उसका कहा जाता है कि शशीद भी नहीं है। वहाँ जो दौलतमंद है वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, बहुत साबित सरबत है, वो कभी बैरूत में रहता है, कभी कहीं नहीं रहता। जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो ये तमाम सूरत हाल बैरूत को इस वक्त पेश है। अल्लाह करे बैरूत रीबिल्ड हो जाए और हमारे दुनिया के लिए एक बार फिर मज़ामती सियासत का, मज़ामती अदब का मरकज़ बने। अब आते हैं नाज़रीन, इस अमोनियम नाइट्रेट क्या है।
हमने इस हवाले से कुछ रिसर्च की, कुछ रिसर्च के मकाले पढ़े, बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ के, लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के से मुख्तलिफ जगहों पर होने वाली गुफ्तगू, उनके कमेंट्स पढ़े। अमोनियम नाइट्रेट आम तौर पर जो हम खाद बनाते हैं, खाद में इस्तेमाल होता है ज़मीन की से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए। नाइट्रोजन हासिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस से जो खाद बनती है उसमें अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। वो खाद ज़मीन की पैदावार को बढ़ाती है, लेकिन इसमें कुछ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। अमोनियम नाइट्रेट अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स के साथ मिला दी जाए और तो उसे आतिशगीर मादा बनाया जा सकता है, धमाका खेज मवाद बनाया जा सकता है। और ये रिसर्च से ये मालूम हुआ कि दुनिया में माजी में कई ग्रोह, जो दहशतगर्द ग्रोह थे, उसमें रेड ब्रिगेड भी हुआ करता था। उसमें एक ज़माने में आदिश रिपब्लिकन आर्मी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ये काम करते थे। वो अमोनियम नाइट्रेट से बॉम्ब्स बनाया करते थे। फिर अमोनियम नाइट्रेट ये कहा जाता है कि क्रिस्टल की तरह की एक कमोडिटी होती है, बिल्कुल साफ होती है, वाइट कलर की होती है। अगर उसको प्रॉपर्ली पैक करके रखा जाए तो फिर तो वो महफूज रहती है, लेकिन बहुत तवील अरसे तक उसको एक जगह रखने से, ख़ास तौर पर नम जगह रखने से ये ख़तरा होता है कि वो उसमें नमी आ जाएगी। अगर उसमें खुदा न खास्ता नमी आ जाती है तो फिर वो उसके बाद जब दोबारा सूखती है तो वो बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह हो जाती है, और उसमें अगर खुदा न खास्ता धमाका हो जाए तो बड़ी तबाही आती है, जैसे कि बैरूत में आई है। सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, 114 लोगों की अब तक हलाकतें रिकॉर्ड पर हैं। अगले दिनों में खतरा है कि वो हलाकतें बढ़ सकती हैं। तो जब ये अब हम आते हैं इस तरफ कि धमाका कैसे हुआ है। नाज़रीन, लबनानी टेलीविज़न ने तो ज़राए के हवाले से खबर दी है और रॉयटर्स ने भी उस खबर को शेयर किया है। उनमें ये दावा किया गया है कि जो जिस गोदाम में, वेयर हाउस में, उसका नंबर है वेयर हाउस 12 उसको कहा जाता है, उसमें एक जगह कहीं सुराख हो गया था। उस सुराख को वेल्डिंग के ज़रिए बंद किया जा रहा था, और जो लबनानी टेलीविज़न है, लेबनीज़ ब्रॉडकास्ट सेंटर, उनका ये दावा है कि वो वेल्डिंग की जा रही थी, उसका शोला कहीं जाके अमोनियम नाइट्रेट पर गिरा और उससे वो धमाके हुए हैं। रॉयटर ने भी राय के हवाले से इसी खबर को ऑन किया और इसी खबर को शेयर किया, लेकिन अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि ये हमला है। अभी पिछले दिनों में एक तस्वीर भी वायरल रही जिसमें एक मिसाइल को आते दिखाया गया वेयर हाउस की जानिब, लेकिन वो फोटोशॉप तस्वीर थी, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े माहिरीन के हमने चीज़ें आज रिसर्च में देखी। उनका ये कहना है कि हमला तो ये नहीं है, लेकिन इसमें खदशा यही है कि बद एहतियाती की वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ है, आग करीब पहुंच जाने की वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लबनानी सदर ने अवाम से ये वादा किया है, आज उन्होंने ये वादा किया है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, धमाकों के जिम्मेदारों को सामने लाया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। उनका ये अज़्म जाहिर करता है कि वो अपने आप को वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शख्स समझ रहे हैं और वो लीड करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्राइसिस में, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो। बट जो वज़ीर आज़म हैं लबनान के, वो भी सदर मुमलिकत के साथ ही एक तरह से खड़े हैं। वो भी ये कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, धमाके के जिम्मेदारों को सामने लाएंगे, धमाके की वजूहात का भी पता चलाएंगे। उनका ये कहना है कि ये जो धमाके हैं, इनके बैकग्राउंड में जो कुछ भी है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब नाज़रीन अंदर आते हैं बैकग्राउंड की जानिब। ये तो हमने आपको गुज़िश्ता दिनों ये बताया था एक वीडियो में अपनी कि ये जहाज़ पहुंचा था और उसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी। ये 7 साल पहले पहुंचा था। मज़ीद तहकीक से और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये रशियन जहाज़ है। ये रशियन जहाज़ है, केमिकल वॉल्डोवा इसको कहा जाता है। उर्सिस इसका नाम है, उर्सिस नाम है, और ये रजिस्टर्ड है पनामा में। रशियन जहाज़ है, पनामा में रजिस्टर्ड है। और ये जो तब तक की तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि ये जॉर्जिया से रवाना हुआ, जॉर्जिया के दारुल हुकूमत से रवाना हुआ। जॉर्जिया छोटा सा मुल्क अब रह गया है यूरोप का। जॉर्जिया से रवाना हुआ और इसकी हतमी मंजिल मोज़ाम्बिक थी, लेकिन ये नहीं मालूम हो सका। अभी भी लोग इस पर तहकीक तफ्तीश कर रहे हैं कि मोज़ाम्बिक इतनी भारी मिकदार में, यानी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट क्यों जा रही थी। इसका अभी तक ये हक़ाइक़ सामने नहीं आए। मालिकान चूँकि रशियन है, लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि जब ये मेडिटेरेनियन में पहुंचा तो मालिकान के माली हालात कुछ ख़राब हो गए, उनकी कुछ पेमेंट्स रुक गई
और जो अमोनियम नाइट्रेट मंगवाने वाले लोग थे, कहा यह जा रहा कि उनके साथ उनका पेमेंट्स का कुछ तनाज़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने जहाज़ के अमले को यह हिदायत की कि आप इसको बैरूत ले जाइए, बैरूत में नगर कीजिए इस जहाज़ को, और वहाँ से कुछ सामान रीलोड होगा, वो पेमेंट भी हमें करेंगे, तो इस तरह से हमारा क्राइसिस भी हल हो सकता है। जहाज़ जब बैरूत पहुँचा, बैरूत की बंदरगाह पहुँचा, तो उस लेबनीज अथॉरिटी ने उसके प्रॉपर उसको अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद जहाज़ की तलाशी ली, तमाम चीज़ों को जब अप टू डेट पाया तो जहाज़ को वहाँ लंगरअंदाज होने की इजाज़त दी गई। लेकिन इस दौरान में मालकान का कुछ तनाज़ा ज़्यादा शदीद हो गया, जो उनके इन्वेस्टर्स थे, यानी कि जिन्होंने मंगवाया था अमोनियम नाइट्रेट और जो दीगर सामान, और उनकी पेमेंट्स रुक गई। 2-3 महीने ये तनाज़ा चलता रहा, जिसके बाद मालकान गायब हो गए और फिर उन्होंने जहाज़ के अमले को कहा कि जी आप भी चले जाइए। जहाज़ के अमले के बेशतर लोग जो है वो बैरूत पोर्ट अथॉरिटीज़ के सामने पेश हुए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी हालत इदाद बताई और जाने की इजाज़त दी, लेकिन जहाज़ के अमले के चंद लोग, जिसमें उनका कैप्टन शामिल था, वो वहाँ मुकीम रहे, 6 महीने वहाँ मुकीम रहे। उसके बाद फिर बिलाखिर उन्हें भी जाना पड़ा। अदालती हुक्म पर हमने आपको पहले भी बताया था, कोर्ट ने अदालत से रजू किया, अदालत ने इसको वेयर हाउस मुंतकिल करने की इजाज़त दी, जहाँ से वेयर हाउस 12 में मुंतकिल किया गया। कस्टम हुकाम के हमने आज देखा कि कस्टम हुकाम इस पर क्या कहते हैं। कस्टम हुकाम ने ये बहुत वादे अंदाज में ये बताया है कि उन्होंने 2013 से 2017 तक अदालत को कई खतूत लिखे, लेकिन अदालत ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने हर तमाम खदशात का इज़हार किया था कि इसमें ब्लास्ट हो सकता है, इसमें नमी आ सकती है, अगर ये सॉलिड रॉक बन गया और ब्लास्ट हुआ तो बड़ी तबाही आएगी। लेकिन चूँकि पोर्ट अथॉरिटीज़ मजबूर थी, अदालती हुक्म की पाबंद थी, अदालत ने इस बात का फैसला नहीं किया। पोर्ट अथॉरिटीज़ का तनाज़ा चल रहा था मालकान के साथ पेमेंट का, क्योंकि जहाज़ का किराया पोर्ट का नहीं दिया गया था, नज़रअंदाज होने का वो ड्यूज़ थे, जहाज़ के टैक्सेस थे वो नहीं दिए गए थे। और इसी तरह एक तनाज़ा मालकान और जो कंपनी थी, ओनर कंपनी, उनके और इन्वेस्टर्स के दरमियान चल रहा था पेमेंट के हवाले से। ये 2 तनाज़ा चल रहे थे और ये 7 साल से चल रहे थे और ये हल ही नहीं हो पा रहे थे। अदालत को, कस्टम हुकाम का ये कहना है कि अदालत को उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि इसको अनलोड कर दिया जाए, इसको या वेयर हाउस से निकाल दिया जाए और इसको महफूज बनाया जाए। दूसरी तजवीज़ ये दी गई थी कि इसे रीसेल कर दिया जाए। उनका ये कहना था कि जितना अर्सा ये पड़ा रहेगा ये खतरे का बायस रहेगा, और उनका खदशा बिल्कुल खतरे की सूरत में सामने आया और आज इतनी बड़ी तबाही मिली। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन तो अभी नहीं हुआ। अगर ये कोई सैबोटेज एक्टिविटी है, इसका तयन भी अभी नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर एंकर हैं, आजकल वो किसी टीवी पर एंकर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बिना सोचे समझे हिजबुल्लाह पर एक इल्ज़ाम आयद कर दिया। हिजबुल्लाह वहाँ की हुकूमत का हिस्सा है। हिजबुल्लाह में बहुत सारी खामियाँ होंगी, इसराइल और हिजबुल्लाह बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तंजीम जो मुस्लिम मुल्क की हो और वो हुकूमत में शामिल हो और वो इस तरह से सैबोटेज एक्टिविटी में मुलव्वस हो। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ये इल्ज़ाम आयद किया है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वादे अंदाज में, नेतन्याहू जिनका नाम है, उन्होंने 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले इसकी तबदील की, लेकिन हक़ाइक़ क्या है ये मुकम्मल छानबीन के बाद ही आएंगे। इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अहम है, जिसकी वजह से सबसे अहम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फैला है। उन्होंने अपने जनरल्स के साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि मैं इतलाक़ की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि ये हमला है। नाज़रीन, इतनी बड़ी सैबोटेज एक्टिविटी हम भी ज़ाती तौर पर यह समझते हैं कि ये किसी न किसी साजिश के नतीजे में हो सकती है, गलती के नतीजे में शायद ना हो, लेकिन अगर ये साजिश है तो साजिश के किरदारों को बेनकाब करना होगा, क्योंकि इस बैरूत वो शहर है जो मुज़ाहमती तहरीकों का मरकज़ रहा है, इसलिए वो इसराइली इस्तिबदाद और जुल्म का हमेशा से निशाना रहा है। बैरूत मरकज़ रहा है यासिर अरफ़ात की सरगर्मियों का, बैरूत मरकज़ रहा है मिडल ईस्ट के बिजनेस का। बैरूत की रीबिल्डिंग मिडल ईस्ट को स्ट्रेंथन करती है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें भी ये लगता है कि शायद इसराइल और कुछ और क़ुव्वतें बैरूत को तबाह बर्बाद करने पर तुली हो। लेकिन हमारी ये दुआ है कि बैरूत वो शहर जिसके बारे में फैज़ अहमद फैज़ ने भी कई नज़में लिखी, उसे जन्नत नज़ीर कहा, और वाकई वो जन्नत नज़ीर है भी, वो तबाह बर्बाद हो। ये अफसोसनाक बात होगी। अगर वो रीबिल्ड होता है तो सियासी इस्तेहकाम जब तक वहाँ नहीं आएगा, बैरूत को की रीबिल्डिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।